तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके। लेकिन शायद आज की कहानी इतनी सुखदायक नहीं होगी, क्योंकि मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ उस शख्स का जिसने बड़े ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस को सफ़र करते हुए खुदकशी की। अ, वो ऑफिसर थे महाराष्ट्र पुलिस के बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर हिमांशु राय। हिमांशु राय महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। मुंबई में ही उनका जन्म हुआ। मुंबई के ही बहुत प्रसिद्ध और प्रेस्टिजियस कॉलेज सेंट जेवियर से उन्होंने जेवियर कॉलेज से उन्होंने अपना चार्टर ग्रेजुएशन की। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लेकिन उसके बाद उनका जो रुझाव था, जो लगाव था, वो पुलिस फोर्स में जाने का हुआ और अल्टीमेटली 1988 में वो आईपीएस के उस काडर में 88 के बैच में वो आईपीएस ऑफिसर बने। ये 1980 बैच का जो आईपीएस ऑफिसर का जो बैच है, उसमें बहुत से ऐसे ऑफिसर हुए हैं जो किसी न किसी कारण या तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो या किसी न किसी कारण वो कंट्रोवर्सीज में फंसते गए। ये वो बैच है जिसमें बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया और लकीली मैं इस बैच के बहुत सारे ऑफिसर्स को पर्सनली जानता हूँ। एक बिहार काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी 98 बैच के हैं, 88 बैच के हैं, 1988 के। आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, पंजाबी के राइटर भी हैं बहुत अच्छे। और उसी तरह रजनीत सेठ 88 बैच के बहुत ऑफिसर अभी डीजी रैंक में हैं महाराष्ट्र में। उनके साथ एक और ऑफिसर थे वेंकटेशम, वो भी बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत ऑनेस्ट और मेहनती ईमानदार ऑफिसर हैं। उसी तरह आजकल जो ऑफिसर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में चल रहा है, परमवीर सिंह, वो भी 88 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो जिस तरह 1983 का इंस्पेक्टर्स का बैच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के क्षेत्र में बहुत आगे बड़ा नाम कमाया, जिनका एक थोड़े दिन पहले हमने जिक्र किया था उनका भी एक एपिसोड में, उसी तरह 88 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स ने डिफरेंट फील्ड्स में बहुत नाम कमाया। भले उनमें से एक दो लोग जो थे जो वो कंट्रोवर्सी में घिरे चले गए, परमवीर का केस हमारे सबके सामने है। तो इन सब ऑफिसर्स को उनके साथ जो एक और यंग ऑफिसर थे वो थे हिमांशु राय 88 बैच के। तो ये बहुत मशहूर बैच, बहुत बड़ा बैच था ये, बहुत काफ़ी सारे ऑफिसर 88 के हैं और भी बहुत से लोग हैं उस बैच में। तो हिमांशु राय ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आईपीएस किया और उनकी पहली पोस्टिंग जो होती है वो नासिक ज़िले के एक छोटी तहसील में होती है। वहाँ से काम करते 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 वो एक दिन मुंबई के जॉइंट कमिश्नर क्राइम बन जाते हैं। उसके पहले जब वो नए नए बॉम्बे में आए थे तो उनको डीसीपी जोन 1, जो मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, जिसके अंडर गेटवे ऑफ इंडिया, डीजी ऑफिस, चर्च गेट, वीटी और जिसमें काफ़ी सारे वीआईपी एरिया है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, असेंबली हॉल है, डॉक्स हैं। तो उस एरिया का डीसीपी होना बहुत अहम माना जाता है। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग ग्राउंड होती है आईपीएस के लिए। जोन 1 करना उसके लिए बहुत एक प्रेस्टिजियस पोस्टिंग होती है। पुलिस हेडक्वार्टर भी जोन 1 में ही आता है। तो वहाँ से अच्छी तरह काम करके दिस मैन रोज थ्रू द रैंक, अच्छी अच्छी पोस्टिंग की और उसके बाद नासिक के, जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, नासिक के पुलिस कमिश्नर भी रहे। तो पुलिस कमिश्नर जब थे वहाँ पे नासिक में, तो उनको एक मैं बता दूँ बात एक उनके बारे में जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरे एक मित्र हैं जितेंद्र दीक्षित, वो एक टीवी चैनल पे काम करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। बहुत सालों से मेरा उनके साथ रब्ता है, छोटे भाई जैसे हैं। उनकी हिमांशु राय के साथ
बहुत अच्छी जिसको प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो कई सालों से रहे। उन्होंने एक दिन मुझे कई बातचीत में बता रहे थे कि हिमांशु राय हनुमान जी के बहुत बड़े भगत थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और उन्होंने अपने घर में और ऑफिस में हनुमान जी, भगवान जी के बहुत सारी तस्वीरें डिफरेंट पोजेज में लगा के रखी हुई थी। और इतनी तस्वीरें उनके ऑफिस में होती थी कि जितेंद्र दीक्षित और उनके दोस्त जो अक्सर जाते रहते थे ऑफिस में, वो माहौल में उसको हनुमान मंदिर भी बोलते थे। तो हिमांशु राय का ऑफिस जो था वो एक तरह से हनुमान मंदिर भी समझा जाता था। और हनुमान जी जो है वो आपको सबको मालूम है कि जो अखाड़े हैं, पहलवान लोग हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, उनके भी गुरु माने जाते हैं। बहुत ताकतवर थे हनुमान जी। तो हिमांशु राय भी हनुमान जी से प्रभावित हो के फिजिकल फिटनेस फ्रीक हो गया। वेट लिफ्टिंग करना और बाकी फिजिकल एक्सरसाइजेज करनी। उनकी आप तस्वीरें देखो कभी नेट पे जाके, जब मैंने जो पुलिस के साथ जो काम करते हैं उनको देखा है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पूरी पुलिस फोर्स में जितने भी हमारे आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनमें से सबसे बढ़िया फिजीक अगर किसी आदमी की रही है तो वो हिमांशु राय की रही है। बहुत स्मार्ट ऑफिसर, हाइट अच्छी, बहुत पर्सनैलिटी अच्छी, और बहुत कम बोलने वाला और बड़ी इज्जत से बात करने वाला, पॉलिश नेचर थी उस शख्स की। और उसने करते करते एक अपना एक रिश्ता जो हर क्लास के लोगों से बनाया, पत्रकारों से, जो उनके शिकायतकर्ता आते थे, जो उनके कोलीग्स थे, जो उनके सीनियर थे, जूनियर थे, सबके साथ बहुत इज्जत से वो इंसान काम करता था। तो हनुमान जी का भक्त से उनको जब नासिक में पोस्टिंग थी तो वहाँ पे एक पहाड़ी है नासिक के पास, अनजान शमशानवाड़ी, जो इस किस्म का नाम है उसका कुछ, तो उसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। और कई लोगों का मानना ये भी है कि वो हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो वो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और हिमांशु राय अक्सर ट्रैकिंग करने उस मंदिर पे जाया करते थे, पहाड़ी पे चढ़ के। तो काफ़ी देर बाद जब वो नासिक छोड़ के पहली पोस्टिंग, फिर पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग, मुंबई वापस आए और एटीएस के चीफ बने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के। तो उसके चीफ बने तो कुछ लोगों ने नासिक से आके उनको बताया कि वो हनुमान जी के उस मंदिर की हालत जो है कुछ ठीक नहीं है, कोई दीवारें क्रैक हो रही हैं, सीढ़ियाँ टूट रही हैं, उसको कुछ अर्जेंट रिपेयर की ज़रूरत है। तो लेकिन उन दिनों में हिमांशु राय को अनफॉर्चुनेटली कैंसर की बीमारी का सामना करना पड़ा। बीमारी शुरू होती है, इलाज शुरू होता है, जो प्रोसीजर होता है कैंसर का वो करते कुछ महीनों के बाद लगा कि जैसे जो वो बीमारी है वो ठीक होती जा रही है। लेकिन 4-1 महीने के बाद वो फिर बीमारी बढ़ने लगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हिमांशु राय का जो काम करने का तरीका था, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स थी, वो कैसे काम आती थी। जब वो जॉइंट सीपी क्राइम थे तो 3-4 ऐसे बड़े केस हुए जिनमें कुछ पत्रकारों के साथ उनका वास्ता ज़्यादा बढ़ा। उनमें से एक केस था जेडी की हत्या का। जेडी एक जर्नलिस्ट थे, क्राइम रिपोर्टर थे, जिनका पवई में छोटा राजन के गैंगस्टर ने दिन दहाड़े मर्डर किया। और उसी मर्डर केस में छोटा राजन को उसकी ज़िंदगी की सबसे पहली उम्र कैद भी लगी। वो केस इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया, इतने अच्छे तरीके से गवाहों को पेश किया गया, और उन गवाहों में कुछ पत्रकार भी गवाह थे उस केस में। जैसे मेरे ऊपर भी छोटा राजन ने हमला किया था, लेकिन तभी के जो पुलिस ऑफिसर थे सीनियर, उन्होंने वो इतना ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए कि मैं बच गया था। मैं मर जाता तो शायद इन्वेस्टिगेशन और अच्छी हो जाती। लेकिन वो केस बराबर जो था वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, और उसमें छोटा राजन को उस केस में कोई सज़ा नहीं हुई, और अल्टीमेटली सीबीआई ने वो केस बंद कर दिया। लेकिन जेडे के केस में हिमांशु राय ने इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की,
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो थी वो इकट्ठी की, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ली, और जो टेक्निकल जो एविडेंस थी वो कलेक्ट की, और अल्टीमेटली छोटा राजन को और 4-5 और लोगों को उम्र कैद की सज़ा दिलवाने में हिमांशु राय कामयाब रहे। उसी तरह एक और दूसरा बड़ा केस हुआ था जिसमें पाक बोड़िया स्ट्रीट के नज़दीक दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर के का एक ड्राइवर था बेलाई करके, उसके ऊपर फायरिंग होती है, बड़ा सेंसिटिव केस था। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो हिमांशु राय ने की। और उसके अलावा सबसे बड़ा केस जो हिमांशु राय ने इन्वेस्टिगेट किया वो था क्रिकेट बैटिंग का केस, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े गए थे, इंक्लूडिंग दारा सिंह जी का बेटा बिंदु दारा सिंह, वो भी उसी केस में अरेस्ट हुआ था, और बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे। तो इस तरह से राकेश मारिया की तरह हिमांशु राय भी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्किल के मालिक थे, बहुत अच्छे अच्छे केस डिटेक्ट किए, और इसी तरह एटीएस में भी बहुत सारा काम उन्होंने किया। लेकिन जैसे कहते हैं कि शायद हर सुख हर इंसान की किस्मत में नहीं होता है, तो ये कैंसर की बीमारी जो अचानक उस फिटनेस फ्रीक को लगी वो शायद उसके लिए जानलेवा साबित हुई। तो 4 महीने तक वो जब बीमारी ठीक हो रही थी तो हिमांशु राय ने वापस अपना जो ज़िंदगी थी वो वापस पटरी पे लाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो बीमारी फिर जो थी वो दोबारा से खड़ी हो जाती है, और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था वो जो ब्रेन का कैंसर था। काफ़ी बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज के बाद, एक्सपर्ट्स के इलाज के बाद वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। एक और खूबी जो हिमांशु राय में थी वो थी अपने सोर्सेज को और अपने गवाहों को बराबर प्रोटेक्शन देने की। हमारे नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि जो गवाह होते हैं वो एक ट्रायल के दौरान एक क्रूशियल मूवमेंट पे जाके अपने बयानों से मुकर जाते हैं या गायब हो जाते हैं, पेशी पे आते ही नहीं। अगर ना मुकरेंगे भी नहीं तो किसी तरीके से भूल जाते हैं बराबर वो बात जो उनको करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो डुअलिटी हो जाती है, एक फ़र्क आ जाता है गवाह के बयान में, या उसकी जो पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई होती है और जो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने वो आदमी बयान देता है, उसमें कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है। तो केस जो है वो बहुत बार छूट जाते हैं और जज को एक बहाना मिल जाता है डिफेंस को ऑब्जेक्शन लेने का कि ये बयान इस गवाह ने पहले ये कहा था, अब ये कह रहा है। तो उसमें पूरी जो सुई गिरती है शक की वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भी आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 90% क्रिमिनल केसेस कोर्ट कचहरी से इसलिए खारिज हो जाते हैं कि उसमें जज का ये कहना होता है कि पुलिस या प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड सफिशिएंट डाउट्स के सिद्ध नहीं कर सकी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में कमी थी। तो हिमांशु राय की ये हमेशा कोशिश होती थी कि केस में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। उसका कारण था कि जब जितेंद्र दीक्षित की ये 2 इम्पॉर्टेंट केसेस में उसकी गवाही होनी थी, उसको घर से कोर्ट लेके जाना था, कोर्ट में उसको गवाही के बाद वापस उसको घर छोड़ना था, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हिमांशु राय ने समझी और जितेंद्र दीक्षित को प्रोटेक्शन दी गई। उसने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हिमांशु राय थोड़ा नाराज़ हुआ कि आपकी वो बात अच्छी लगने, जब बुरी लगने की नहीं है, आपकी गवाही के ऊपर हमारा पूरा केस जो है वो आगे बढ़ना है, तो आपको ये पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। तो 1-2 बार जितेंद्र दीक्षित ने वो स्पेशल जो ब्रांच की, जो प्रोटेक्शन ब्रांच की एक प्रोटेक्शन होती है, एक ट्रेड कमांडो आर्म्ड कार्बाइन वाला या AK-47 वाला पुलिस प्रोटेक्शन का आदमी उसको दिया गया, जो उसको कोर्ट में लेके जाता था। JDA के केस में
3 दिन तक जितेंद्र दीक्षित की गवाही चलती रही। जो डिफेंस के वकील थे उन्होंने बहुत घुमा फिरा के जितेंद्र दीक्षित को घेरने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसके पास जो उसने कहना था वो ही वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट इट, तो उसने वो कहा। इसी तरह जो इकबाल कास्कर के जो ड्राइवर का केस था उसमें भी जितेंद्र दीक्षित की गवाही काफ़ी वाइटल थी। तो देखिए, जितेंद्र दीक्षित से हिमांशु राय का नाराज़ होना और उसको इस बात पे मनाना कि उसको सिक्योरिटी लेनी चाहिए, ये एक बड़े ऑफिसर की बड़ी बात थी। उसको अपने गवाह की ज़िंदगी की भी चिंता थी और केस की कामयाबी की भी चिंता थी। तो ये एक जो खूबी है बड़े कम पुलिस ऑफिसर्स में होती हैं। इतना पर्सनल इंटरेस्ट लेके बहुत कम ऑफिसर काम करते हैं, ख़ास तौर पे आईपीएस लेवल के। तो ये इस किस्म की खूबियाँ थी जिनके वजह से चलते हुए हिमांशु राय के टाइम पे जितने क्राइम ब्रांच के केसेस हुए या एटीएस के टाइम पे केसेस हुए, उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती रही है। तो ये लेकिन इसके साथ साथ जो बीमारी का जो एक कारण बना, उसके चलते 1 साल तक उनको छुट्टी लेनी पड़ी। और क्योंकि कैंसर जो है बहुत पेनफुल बीमारी होती है, बहुत दर्द होता है, आपको पेन किलर्स बहुत खाने पड़ते हैं। तो उसमें से अलावा भी एक आदमी जो सारी उम्र बहुत एक्टिव रहा हो, एक्सरसाइजेस करता रहा हो, उसको अचानक बिस्तर पे बैठना पड़े, कोई वो उसकी मूवमेंट नहीं है, कहीं बाहर नहीं जा सकता है, सिचुएशन बहुत सीरियस होती जा रही थी, तो हिमांशु राय डिप्रेशन में जाने लगा। तो लेकिन इस बात की खबर उसने बाहर नहीं निकलने दी, किसी को बताया नहीं कि मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ या मेरी जीने की लालसा कम हो रही है। तो एक दिन उस आदमी ने जब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको ये भी पता था कि मैं आज नहीं तो कल ये बीमारी मेरी जान लेके जाएगी, इसका अभी कोई इलाज बाकी नहीं है। तो उसने एक अपने तरीके पे फैसला लिया कि जो कल मरना है तो आज क्यों ना मरा जाए। एक दिन उसने 18 मई को 2018 के दिन उसने एक पेपर लिया, एक पेन लिया और 1 पेज का अपना वो नोट लिखा, जिसमें उसने ये कारण बताए कि मैं अपनी जान क्यों ले रहा हूँ, मैं क्यों मरना चाहता हूँ। उसने ये भी कहा कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है, मैं इस बीमारी की लड़ाई में अपने आप को हारा हुआ महसूस करता हूँ, मैं बर्दाश्त ये पेन जो है और डिप्रेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से एक गोली अपने मुंह में मार ली और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन आज तक कुछ एक बड़ी ऑफिसर को, एक जिंदा दिल इंसान को याद किया जाता है और उसके नाम की और उसके काम की एक एग्जाम्पल दी जाती है ऑफिसर्स को कि ये क्या जैसे उनके काम थे उस तरीके से, उस तरह से पुलिस की फोर्स में रहते हुए अपना किरदार बेदाग रखना और अपने काम के साथ ईमानदारी कैसे रखी जाती है। तो ये किस्सा था उस बहादुर नौजवान आईपीएस पुलिस ऑफिसर का, जिसको वक्त के पहले मौत ने हमसे छीन लिया। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।